हिंदी में बोलूं तो चलेगा? चलेगा? ठीक ठीक। हसीब साहब, रेड्डी साहब, संगमा जी और सभी पार्टिसिपेंट्स, सबसे तो पहले मुझे काफ़ी दुख है कि मेरा वोकल कॉर्ड आज साथ नहीं दे रहा है और शायद स्पीकर के रूप में हाउस को मैनेज करने में या फिर क्या रोल होता है इसके बारे में कहने के लिए जो माधवन जी ने बताया है, तो स्पीकर की जो हालत होती है, और मैं जस्ट अभी एक अपना सेशन खत्म करके मैं सीधा आ रहा हूँ, तो स्पीकर को हाउस को मैनेज करने में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कहाँ होता है, ये मेरी हालत से आप अंदाजा कर सकते हैं कि पहली चीज आपका, और इसके कारण भी कई हैं कि नाम होता है स्पीकर। सबसे पहले चूंकि इन्होंने स्पीकर के रूप में ही मुझे बोलने को कहा, तो वैसे तो मैं बहुत पुराने एक राजनीतिक परिवार से आता हूं, तो पॉलिटिक्स को, राजनीति को नज़दीक से शुरू से देखता रहा था। विधायक भी कई बार रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, लेकिन स्पीकर इस बार 2015 में बना। तो पहली बात जो मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि इस पद का नाम स्पीकर क्यों पड़ा, क्योंकि उस पद पे तो किसी से ज्यादा बोलने की अपेक्षा की नहीं जाती है, बल्कि पुरानी बात भी कही जाती है, स्पीकर इज वन हु स्पीक्स द लीस्ट। स्पीकर वही होता है जो सबसे कम बोलता है। या समझ लीजिए कि हाउस अगर ऑर्डर में नहीं है, सदन में कुछ गड़बड़ी है, तभी स्पीकर बोलता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है और हाउस ऑर्डर में चल रहा है तो स्पीकर को बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि इस पद को स्पीकर कहा क्यों जाता है, इसका नाम कैसे पड़ गया। तो कुछ मैंने इसके बारे में निकालना पढ़ना शुरू किया, तो पहले इस पद को वो प्रोलोक्यूटर कहते थे 16th-17th सेंचुरी में, जब इस तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम का एवोल्यूशन हो रहा था। विशेष रूप से हम लोगों का तो मदर समझिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ से हम लोगों ने बोरो किया है। तो वहाँ जब क्राउन और पार्लियामेंट का वो की लड़ाई चल रही थी, फेमस 16th, 17th, 18th सेंचुरी में, तो उस समय शुरू में इसको प्रोलोक्यूटर कहा जाता था पोस्ट को। और ये हाउस जो उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स जो इवॉल्व कर रहा था, ये पिटिशनिंग बॉडी भी हुआ करता था, जहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक पिटिशंस डालते थे अपने ग्रीवांसेस के लिए। आज भी हम लोगों के यहाँ पिटिशन कमेटी होती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी है, पता नहीं पार्लियामेंट में है कि नहीं है, संगमा जी बताएंगे। पिटिशंस कमेटी होती है जहाँ पे पब्लिक सीधे अपने ग्रीवांसेस को लेजिस्लेचर के सामने डालती है। तो वो उस समय जो पिटिशंस पब्लिक डालती थी और जो हाउस उस पर पूरा डिस्कस करता था, तब जो उस डिस्कशन से या डिबेट से जो फैसला होता था, उसको जो चेयर करते थे, जो प्रोलोक्यूटर होते थे, वो क्राउन को बताते थे कि दिस वाज डिस्कस्ड एंड दिस वाज डिसाइडेड। तो उस समय जो चेयर करते थे, प्रिजाइड करते थे, और वो उस हाउस के बिहाफ पे जाके क्राउन को या राजा को बोलते थे, मतलब ही यूज्ड टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द हाउस। So that process ultimately came to the point that he started to be called a speaker,
who used to speak on behalf of the house to the crown. तो ये धीरे धीरे हमको लगा कि स्पीकर का काम तो है बल्कि सच पूछते हैं। तो जितने एमएलएज होते हैं, मंत्री होते हैं, जो यहाँ पे एमपी हैं, मंत्री होते हैं, सरकार होती है, सब बोलता है। स्पीकर का काम है चुपचाप सुनते रहना। अगर जरूरत पड़ी तो वोट करा दीजिए और वोट में गिनती गिनवा दीजिए और उसको अनाउंस कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो अब धीरे धीरे बाकी तो हाउस को ऑर्डर में चलाने की बात होती है, और ख़ास तौर से जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, और उस माने में अगर देखिएगा तो किसी भी डेमोक्रेसी में सब लोग जानते हैं कि सॉवरेंटी जो होती है वो पब्लिक के पास होती है, पब्लिक सॉवरेन होती है, और पब्लिक या पीपल अपने उस सॉवरेंटी को यूज करते हैं, सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज करते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लेजिस्लेचर फॉर्म करते हैं। और वो लेजिस्लेचर जब हाउस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, विधानसभा हम लोगों के यहाँ कहते हैं, तो उसके 2-3 महत्वपूर्ण काम जो होते हैं, फंक्शंस जो माने गए हैं, कि एक तो सबसे पहला जो नाम है लेजिस्लेचर, टू लेजिस्लेट, कानून बनाने का। दूसरा जो माधवन जी कह रहे थे कि जो बजटरी प्रोविजंस होते हैं या जो पूरा स्टेट फाइनेंसेस को मॉनिटर रेगुलेट करने का जो बजट होता है उसको पास करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ग्रांट्स को अप्रूव करना, ये 2 सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनको दिया हुआ काम है, ये स्टेट लेजिस्लेटर का काम होता है। तीसरा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, तो जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है उसकी अकाउंटेबिलिटी हाउस में उनको बतानी पड़ती है। जो भी गवर्नमेंट काम करती है, कोई मेंबर चाहे अपोजिशन का है या ट्रेजरी का है, वो सवाल पूछ सकता है। तो ये 3 तरह के मतलब मुख्य रूप से काम होते हैं, कानून बनाना, दूसरा फाइनेंसेस को सैंक्शन देना, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी पार्ट पे उनके फंक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाना। तो ये तीनों अपना काम करती हैं। और लेकिन एक जो सबसे सरप्राइजिंग ट्रेंड धीरे धीरे डेवलप कर रहा है कि जो मुख्य काम सदन का या किसी लेजिस्लेचर का होता है, और आई थिंक इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की हालत से अलग कोई पार्लियामेंट की भी हालत नहीं है, कि ये हाउस होता है डिस्कशन और डिबेट का। किसी इशू पर वाद विवाद होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, तभी उसमें से कुछ बातें निकलती हैं। और धीरे धीरे यही चीज गायब होते जा रही है फॉर डिफरेंट रीजंस। कारण कई हैं, उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग ट्रेंड है कि जिस चीज की मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हाउस का है, कि जहां पब्लिक पॉलिसीज हों या इम्पोर्टेंट इशूज रिलेटिंग टू द जनरल पब्लिक या पीपल है, उस पर विमर्श होना चाहिए, वही चीज धीरे धीरे गायब हो रही है। और इससे भी अलार्मिंग है, जो आप गौर करिएगा, आजकल तो लाइव टेलीकास्ट होता है, कि मुख्य काम, जैसा कि कहा, इसका नाम ही है विधानसभा, लेजिस्लेचर। पहला काम है टू लेजिस्लेट। और आप हाउस, किसी हाउस के प्रोसीडिंग को देख लीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर की बात छोड़िए, पार्लियामेंट का देख लीजिएगा, कि सबसे थिन अटेंडेंस, लीस्ट अटेंडेंस होता है जिस समय हाउस में लेजिस्लेशन होता है। जिस समय कानून बनता है उस समय सबसे कम उपस्थिति होती है,
और इसका अर्थ सीधा यही है कि जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख काम होता है लेजिस्लेचर का, उसी काम में धीरे धीरे रुचि घटती जा रही है। या फिर जो बजटरी प्रोविजंस हैं उनके जो पास करने के, उसमें तो कुछ लोगों को कहना भी रहता है। और इसका अगर आप जेनेसिस देखेंगे तो पूरा हम लोगों का जो यह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में पिछले 3.5 दशक से मैं पहली बार 1980 में विधायक बना था, उस समय से लोगों से जो इंटरैक्शन में हमने देखा है कि आखिर आपको भी, आपके बिहेवियर को भी वही चीज गाइड करता है जिसके लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। जो लोग आपसे चाहते हैं, कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। हमेशा सड़क नहीं बनी इसके लिए सब आदमी पूछेगा। आपके सदन में, लेजिस्लेचर में कौन कानून बन गया, या किस विभाग का बजट कम हो गया कि ज्यादा हो गया, इसके बारे में कोई नहीं पूछता है। धीरे धीरे उनके गांव की सड़क बनी, अल्टीमेटली रिलेटेड है वहीं से कि आखिर बजटरी एलोकेशन या प्रोविजन क्या था, ये देखने की, बताने की। लेकिन ये जो आप देखिएगा पार्लियामेंट का या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का जो क्वेश्चन आवर होता है, शुरू का फर्स्ट आवर 11 बजे से 12 बजे का, वो मैक्सिमम प्रेजेंस रहता है। उस समय लोगों के प्रश्न आते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग। देखिएगा सब लोग उसमें, अपना गेम भी चलता है, गवर्नमेंट को कैसे कॉर्नर करें, सबका अपना अपना एंगल होता है। लेकिन मैक्सिमम प्रेजेंस हाउस में उसी समय होता है। लेकिन सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टू लेजिस्लेट, देखिएगा उस समय सबसे थिन अटेंडेंस। मैंने पार्लियामेंट में देखा है कि कभी कभी कोरम के अभाव में, बल्कि आपस में बात होता है कि कोरम का इशू उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए, क्योंकि कोरम का अभाव हो जाता है। तो इस इशू को एड्रेस करने की सबसे बड़ी जरूरत है। और हम लोग अपने यहाँ तो कई तरह के प्रयास किए हैं, और मिस्टर माधवन उसके एक विटनेस हैं कि मैं जब से स्पीकर बना हूँ, हमने विधायिका लेजिस्लेचर के एक्टिविटीज को या उसका स्पेक्ट्रम या उसके फील्ड को वाइडन करने की कोशिश की है। जैसे जो सोशल सेक्टर में भी काम करने वाले लोग हैं, आप देखिएगा कि हर जगह सिविल सोसाइटी के लोग इतनी बड़ी संख्या में हर स्टेट में काम करते रहते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर का उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। कहीं पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, न कोई प्लेटफॉर्म है, न कोई जगह है। और नतीजा क्या होता है कि सिविल सोसाइटीज के लोग लेजिस्लेचर के बारे में, और लेजिस्लेटिव बॉडी के लोग सिविल सोसाइटीज के बारे में, दोनों को अनेक तरह की गलतफहमियां रहती हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। मैं चूंकि दोनों तरफ से जुड़ा हुआ रहता हूं, दोनों से रेगुलर इंटरेक्शन में रहता हूं, इसलिए हमने महसूस किया है कि दोनों एक दूसरे को टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट मिसअंडरस्टैंड करते हैं, दोनों के पर्पस, ऑब्जेक्टिव, सब चीज को। तो सबसे पहली चीज हमने वहां पर कोशिश भी की है कि दोनों को एक प्लेटफॉर्म, हम लोगों के यहाँ पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं सुमित्रा जी, उन्हीं के चेयरमैनशिप में हम लोगों के यहाँ एक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का ब्रांच काम करता है। हमने उसी ब्रांच के तहत जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, उनको, जो सिविल सोसाइटीज के तरफ से अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ हमने इंटरैक्ट कराया है। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो लोग साथ बात करते हैं। और उसी के तहत हमने पीआरएस से भी इन लोगों से बात करके वहाँ पे विधायकों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चलाया है, और वहाँ पे लोगों को जाके उनका अवेयरनेस लेवल से लेके सब कुछ ऊंचा करने का, बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर बोनाफाइड
ढंग से काम करते हैं। जरूरत है एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ने की। किसी को मिसअंडरस्टैंड करने से तो कोई काम होता नहीं है। विधायक भी अपनी तया से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सर्व करने के लिए काम करते हैं। आप भी वॉलंटरी आउट ऑफ योर ओन वॉल्यूशन सब लोग काम करने जाते हैं गांव देहात में, पढ़े लिखे लोग, तो जरूर उनके दिल में कुछ समाज सेवा का जज्बा होता है, उसके तहत वो जाते हैं। तो जब इतना बोनाफाइड दोनों तरफ से मौजूद रहता है तो आज जरूरत होती है दोनों के साथ मिलकर काम करने की। तो इसलिए हम लोग उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक स्पीकर के रोल के बारे में है, आजकल हमने तो उसके बारे में लिखा भी है, शायद माधवन जी देखे भी थे कि ये स्पीकर का चेयर आजकल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया है, सबसे ज्यादा विवादास्पद हो गया है इस 10th शेड्यूल के कारण। यह जो सो कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये तो लगता है कि स्पीकर के चेयर और स्पीकर के ऑफिस को पता नहीं कहाँ तक नीचे पहुंचा देगा। और जहां तक हमने देखा है 10th शेड्यूल को, कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही वो एक तरह से लूज एक्ट है, और उसमें इतने लूज एंड्स हैं जिनको अगर नहीं बनाया गया, उनको और ज्यादा जिसको कहिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं डाला गया, तो ये स्पीकर का तो निर्णय विवादास्पद, जब कोई आपने उसके लिए स्ट्रक्चर्ड कुछ डाला ही नहीं है। नतीजा देखिएगा कि कहीं एक स्पीकर निर्णय लेता है, वो किसी कोर्ट में जाके चैलेंज होता है, बल्कि शुरू में या जो 10th शेड्यूल या 52nd आपका अमेंडमेंट आया था 85 में, तो उस समय तो इसको जस्टिसिएबल ही नहीं बनाया गया था। लेकिन कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो फेमस आप ही के संगमा जी के इलाके का नॉर्थ ईस्ट का मामला, वो होलोहन मामला जो था फेमस, किरतो होलोहन वाला मामला, उसमें कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये जस्टिसिएबल रहेगा। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप करिए हम नहीं देखें। आप देखिए, हमको लगता है एक सेशन हमने देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री जुडिशियरी यहाँ पे हुआ है, उसमें जरूर ये सब कुछ डिस्कस हुआ होगा। अब इसी मामले में ले लीजिए कि कितने तरह के मामले आए हैं। फिर एक रवि नाइक का मामला आया, रवि नाइक का भी फेमस है, 2 केस है, 97, 93, 94 का है, जिसमें उन्होंने कह दिया या कोर्ट ने कहा कि जो पहले तो हुआ कि आखिर रिजाइन करते हैं, उसमें है कि आप एक्ट ओरिजिनल में है कि वॉलंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी थ्रू विच यू बिकेम अ मेंबर, जो अगर आप वॉलंटरली छोड़ते हैं। तो इसका शुरू से चल रहा था कि कोई रिजाइन करता है, इस्तीफा देता है तो जाएगा। लेकिन रवि नाइक वाले मामले में, गोवा वाले मामले में, कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ रेजिग्नेशन से ही नहीं, अगर आपका कंडक्ट ऐसा चल रहा है जिसमें माना जाएगा कि आप पार्टी के उल्टा चल रहे हैं या पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, then that is also tantamount to that you have voluntarily given up the membership of the party। तो एक ये आ गया। अब दूसरा, अब स्पीकर के चेयर के साथ तो पिछले दिनों में तो खास करके 2 मामला जो आया है, उस दोनों पे हमने लिखा था भी, यहाँ भी सुमित्रा जी को लिखा था, उत्तराखंड से लेके अरुणाचल वाले मामले में, कि स्पीकर्स के फैसले, अब गवर्नर साहब ने ही हाउस को कहा दूसरे जगह कह दिया कि बैठ जाएगा, उत्तराखंड में कह दिया स्पीकर बैठा हुआ है, लेकिन बाहर से एक अधिकारी को भेज दिया कि वही जाके हाउस के अंदर कंडक्ट कराएगा। और सबसे तारीफ है कि जब आज के इतना ट्रांसपेरेंट और इतना मैंने एग्रेसिव मीडिया के जमाने में, जब एक एक चीज का लाइव टेलीकास्ट होता है, अब सोचिए उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप, एक आदमी कोई अधिकारी जाएगा
हाउस के अंदर वोटिंग कराएगा और जो वोट का काउंटिंग आएगा उसको सील्ड इनवेलप में डाल के कोर्ट भेजेगा और कोर्ट रिजल्ट अनाउंस करेगा। फिर स्पीकर का चेयर वहां पे करेगा क्या? स्पीकर का काम क्या बच गया? बाकी तो हमने कहा ही कि स्पीकर का काम कुछ बोलना है, स्पीक, तो अगर स्पीकर स्पीक्स मतलब कि कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर स्पीकर हैज टू रिमेन साइलेंट। तो इसलिए जब स्पीकर, अब उसमें भी कहीं भी उसको कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में न अमेंडमेंट आ रहा है न कोर्ट ही कह रही है। अब कोर्ट ने, अब ये सोच लीजिए कि कोर्ट कहता है कि उसने अगर स्पीकर के नजर के सामने कोई डिफेक्ट कर रहा है, सामने में अगर कोई मेंबर हम जान रहे हैं कि वो दूसरे पार्टी का है, किसी इंपॉर्टेंट इशू पे, बिल पे, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, व्हाटएवर इट इज, तो उस पर अगर वह पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके वोट करता है मेरे नजर के सामने, आई एम कन्विंस्ड, लेकिन आई कैनॉट टेक एक्शन। उसका प्रोसेस तय है कि जिस पार्टी से वो डिफेक्ट कर रहा है वो पार्टी मूव करती है, फिर उसकी जांच होती है, तब जाके स्पीकर फैसला लेता है। और अगर ये मास डिफेक्शन वाली सीन है जो अभी अरुणाचल वाले मामले में, अब हम न्यायालय जो हम लोग के माननीय न्यायालय हैं, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू जुडिशियरी, अब अरुणाचल वाला, हम तो आप सब लोग इसमें इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में और स्पीकर के ऑफिस में इंटरेस्ट हो तो अरुणाचल वाला जजमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा कि मामला गया गवर्नर रूल के खिलाफ कि गवर्नर रूल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो बाकी तो उसने उसके बारे में जो कहा सो कहा, उन्होंने कह दिया कि स्पीकर के खिलाफ अगर उनका रिमूवल नोटिस आ गया है तो उनको 10th शेड्यूल के अंदर कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं रह जाता है। अब उन्होंने तो सीधा कह दिया, तो इसका तो ये मतलब हो सकता है कि जिसको डिफेक्ट करना है, जिसको तोड़ना है, वो उसके पहले एक नोटिस स्पीकर के रिमूवल का डाल देगा और उसके बाद स्पीकर अब नंब हो गए, ही कैन नॉट टेक अ डिसीजन। तो इसलिए कोई इस तरह के आइसोलेटेड केस में इस तरह के अनेक फैसले आते जा रहे हैं कि हमारे समझ से कि स्पीकर अगर अपने बोनाफाइडी से इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीजन वे में भी कोई फैसला लेता है तो कोर्ट्स के द्वारा फिर इस तरह के फैसले आ जाते हैं, इस तरह के रूलिंग कर दिए जाते हैं कि हमको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंटली फंक्शन हो सकता है, अनलेस कि इस 10th शेड्यूल को पूरे तौर से इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाल दिया जाए कि व्हाट इज डिफेक्शन, या जो वॉलंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी जो उस एक्ट में या 10th शेड्यूल में डाला हुआ है, उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर ये है, फिर अब कोई डिफेक्ट करता है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, लेकिन वो डिफेक्टेड वोट काउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर काउंट हो ही जाता है, और इसका बहुत फार रीचिंग इफेक्ट आ सकता है, कोई सरकार चली जा सकती है। अब आप समझ लीजिए कि कोई नजर के सामने डिफेक्ट करके सरकार गिरा दिया, इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर और इवन द प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन। अगर सामने में उसने सरकार गिरा दिया, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अगला स्पीकर चुनने का कोई नोटिस आ सकता है, और जिसके स्पीकर के नजर के सामने वो डिफेक्शन हो गया, बट स्पीकर कैन नॉट टेक अ डिसीजन। सो दिस इज हाउ दिस 10th शेड्यूल इज फंक्शनिंग। तो इसलिए हम लोगों ने तो लिखा है, हमने तो काफी लिखा है इसके बारे में, गवर्नमेंट को भी लिखा है, इवन मैं तो अपने जो हमारे असेंबली के लॉयर हैं, मैं तो उनसे भी कंसल्ट कर रहा हूं कि इसमें अगर हम लोग कोशिश करके जो स्पीकर के पद की मर्यादा या स्पीकर के पद की गरिमा, ये अलग बात है कि
सर्टेन केसेस में जो स्पीकर्स के भी फैसले आते रहे। मेरे कुछ कहने का मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि स्पीकर इज ऑलवेज राइट, माने स्पीकर जो करता है ठीक ही करता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कहा कि बहुत सारे मामले में हमने भी देखा है जो स्पीकर्स ने जो डिसीजन लिया है वो मेरे समझ से भी कुछ दूसरा होना चाहिए था। लेकिन इन सब बातों के अलावा, इन सब बातों के बावजूद जिस तरीके से अभी 10th शेड्यूल हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें बहुत सारे चीज़ों को साफ करना, क्लैरिफाई करना, खास करके इसका जो बाद में रूल्स बनते हैं एक्ट के बाद, किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में अब भी बहुत सारे क्लैरिटी की ज़रूरत है। और विशेष रूप से जहाँ तक विधानसभा की बात है, इन सब चीज़ों के अलावा हम समझते हैं कि लास्ट में जो वोटर्स या पब्लिक अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा प्रजातंत्र में ज़रूरत होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, शायद फॉर द फर्स्ट टाइम अपने इलेक्शन कमीशन ने अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मोर देन 25 कंट्रीज के जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के ऑफिसर्स थे वो लोग यहाँ पे आए थे। और दैट वाज फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट टाइम इवन इन द वर्ल्ड, पहली बार इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के 25 देशों के अधिकारी यहाँ पे आके, और उनका थीम वही था वोटर एजुकेशन, जो इंक्लूसिव इन्फॉर्म्ड वोटिंग का पैटर्न कैसे बने, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी है। इसमें शुरुआत होगी लोग के सोचने के तरीके से ही। हम लोग सब जाते हैं लोगों के पास, लोग जो सवाल हमसे ज़्यादा पूछते हैं, हमारे लिए हमारा डायरेक्शन, हमारा काम को शेप वही करता है। और ऐसा नहीं है कि लोग गलत ही सोचते हैं या लोग हमको गलत करने की प्रेरणा देते हैं। वो तो अच्छा बुरा सही गलत का फैसला अपना भी होता है, वो अगर अपनी जगह पर छोड़ भी दिया जाए तो आफ्टर ऑल जो लेजिस्लेचर का मेन फंक्शनिंग है उसमें हमारे लेजिस्लेटर्स या एमएलए या जो भी हैं पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट में भी वही हाल रहती है। और इवन मैं तो आप लोगों के माध्यम से हम प्रेस की भी बात करते हैं। मैं तो अपने यहाँ जब भी सेशन शुरू होने वाला होता है, पटना से जितने अखबार निकलते हैं सबके एडिटर्स या जो दिल्ली से निकलते हैं उनके जो वहाँ पर रेजिडेंट एडिटर्स या ब्यूरो चीफ्स होते हैं, मैं सबको बुलाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई आप लोग हमारे जैसे जो मेन काम होता है, जो हमने कहा कि लेजिस्लेशन है या फिर बजट पास करने का होता है या कोई डिबेट होता है, जो मुख्य काम है, उस समय देखिएगा मेंबर्स तो कम रहते ही हैं, मीडिया का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, प्रेस गैलरी भी खाली होता है। पार्लियामेंट में देख लीजिएगा जिस समय कोई बिल इनेक्टमेंट होता है बिल का, मेंबर्स भी कम रहते हैं, प्रेस गैलरी भी खाली रहती है। तो जो मुख्य काम है उसी में धीरे धीरे मेंबर्स से लेके मीडिया एंड पब्लिक सबका इंटरेस्ट घटते जा रहा है। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और हम लोग तो कर ही रहे हैं कि वोटर अवेयरनेस, और इसीलिए मैंने कहा कि वोटर को भी वोट देने के क्रम में क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए या अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्या क्या चीज़ें पूछनी चाहिए, इन सब चीज़ों के प्रति अगर जागरूकता आती है तो मेरे ख्याल से इस सब का डायरेक्शन पॉजिटिव जाएगा और आने वाले समय में हम लोग जरूर एक हेल्दियर, ज़्यादा मोर इफेक्टिव फंक्शनिंग अपने लेजिस्लेटर्स का बना सकते हैं। और अब धीरे धीरे मेरी आवाज़ और बैठ रही है, इसलिए थैंक यू।